Hello everyone and welcome to the second part of the class of Subject Verb Concord. I hope you have watched the first part. If you haven't watched it yet, go and watch it, and we are going to start the second part of the class. Let's start the journey. As the topic says that there must be an agreement between the subject and the verb, it means the verb must be used according to the subject. हमने पार्ट 1 में कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझा था, अब हम पार्ट 2 में कुछ और कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ लिखा है मैनी वर इन्वाइटेड बट अ फ्यू हैव कम एंड बोथ आर हैप्पी। आपने कुछ वर्ड्स को यहाँ देखा है, मैनी है, अ फ्यू है, बोथ है, और इनके साथ अगर आप वर्ब्स को देख रहे हैं तो वर्ब्स सभी जो है वो प्लूरल आपको नजर आ रही है। यहाँ मैनी, आर, और फिर अ फ्यू, हैव, और इधर बोथ आर। तो आपने देखा किस तरीके से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद प्लूरल वर्ब आती है। जैसे यहाँ आपने देख लिया मैनी, अ फ्यू, बोथ। इसी तरीके से कुछ और वर्ड्स भी देख लेते हैं हम। जैसे मैनी आप देख चुके हैं, मैनी ऑफ भी हो सकता है। मैनी ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आता है या मैनी के बाद भी अगर कोई नाउन आता है तो वो प्लूरल नाउन होगा, और प्लूरल नाउन और उसके बाद जो वर्ब आएगी वो क्या होगी? प्लूरल वर्ब होगी। इसी तरीके से आप देखें बोथ है, बोथ के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा, और बोथ ऑफ के बाद भी अगर कोई नाउन आएगा तो वो भी प्लूरल होगा, और वर्ब हमेशा क्या होगी? प्लूरल होगी। तो और भी आप कुछ यहाँ वर्ड्स देख सकते हैं, फ्यू है या फ्यू ऑफ है, अ फ्यू है, अ फ्यू ऑफ है, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद प्लूरल नाउन यूज होगा और प्लूरल वर्ब यूज होगी। अब हम देखें कुछ सेंटेंसेस, जैसे यहाँ लिखा है अ ग्रेट मैनी बॉयज आर सिटिंग। तो आपने देखा अ ग्रेट मैनी लिखा और उसके बाद यहाँ वर्ड आया बॉयज। तो यहाँ मैनी के बाद जो आपका नाउन है वो कैसा है? वो प्लूरल नाउन है, और आप देखें यहाँ बॉयज के अकॉर्डिंग हमने आर वर्ब का यूज किया है। इसी तरीके से मैनी ऑफ द ट्रीज, यहाँ देखें फिर से जो नाउन है वो कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है, और हमने यहाँ भी प्लूरल वर्ब ही यूज की, आर। और इसी तरीके से अ फ्यू ऑफ द गर्ल्स, आप देखें यहाँ ये नाउन भी क्या है? प्लूरल नाउन है, और यहाँ भी हमने क्या यूज किया है? आर। तो आपको समझ आएगा कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ जो है हम हमेशा प्लूरल नाउन यूज करते हैं और प्लूरल ही वर्ब हम यूज करते हैं। लेकिन अब आप इसे देखें, यहां लिखा है मैनी अ बॉय हैज डन दिस। तो जब मैनी था अकेला तब हमने कहा था मैनी बॉयज, लेकिन मैनी के बाद अगर यहाँ ए या फिर एन का यूज होता है तो यहाँ जो नाउन होगा वो सिंगुलर नाउन होगा, और वर्ब भी जो लगेगी वो उस सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग ही हमें लगानी होगी। जैसे मैनी अ बॉय हैज डन दिस। इस तरीके का सेंटेंस जो है वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप फिर से देख लीजिए, मैनी अ बॉय हैज डन दिस। यहां मैनी ए या मैनी एन कुछ भी होगा तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो नाउन कैसा होगा? वो नाउन सिंगुलर नाउन होगा, और उस सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब का यूज करना है। ये सेंटेंस आप ध्यान से देख सकते हैं। इसके बाद ये दो सेंटेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, आप ध्यान दें। देखिए यहां लिखा है मोर देन वन गर्ल इज एब्सेंट। इस सेंटेंस को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। जब कभी भी इस तरीके से लिखा जाता है मोर देन वन, अगर मैं मोर देन वन लिखता हूं तो उसके बाद जो है वो यहां नाउन सिंगुलर नाउन होगा हमेशा। मोर देन वन, मोर देन वन गर्ल, मोर देन वन गर्ल। आपको हो सकता है कुछ डाउट हो, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा तो आप गैस करेंगे, और आप हो सकता है ऐसा लिख दें मोर देन वन है तो ज़्यादा हो गए तो वो गर्ल्स हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट कैसा है? मोर देन वन अगर लिखा होगा तो यहाँ नाउन जो आएगा वो नाउन हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर होगा, और इसी तरीके से ये सिंगुलर वर्ब इसके साथ यूज होगी। तो आप लिखेंगे मोर देन वन गर्ल इज एब्सेंट।
मोर देन वन गर्ल इज एब्सेंट। हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे तो प्लूरल ही यूज करना है तो उसका तरीका ये है, मोर गर्ल्स देन वन आर एब्सेंट। देखिए, ये जब लिखोगे तो आप लिखेंगे मोर देन वन गर्ल इज एब्सेंट। मोर देन वन के बाद जो नाउन लगाना है वो कैसा नाउन होगा, वो होगा आपका सिंगुलर नाउन, और वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। लेकिन अगर आपको प्लूरल लिखना है तो आप इस तरीके से लिखेंगे, मोर गर्ल्स देन वन। यहां लिखा है मोर देन वन और यहां लिखा है मोर गर्ल्स देन वन आर एब्सेंट। दोनों में आप डिफरेंस देख लीजिए। इस तरीके का सेंटेंस जो है वो बहुत पूछा जाता है, तो इसे थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़े और ये देखते हैं, कई बार आपको देयर और इट का यूज मिलता है तो हमें यहां देखना होता है। जैसे देयर वॉज अ लीडर, तो हम ये वॉज जो है अ लीडर के अकॉर्डिंग हमने यूज किया। देयर वर टू लीडर्स, तो यहां टू लीडर्स आया तो हमने क्या लगा दिया, यहां प्लूरल वर्ब को यूज किया। इट जब आपको मिलता है तो यहां आपको इज ही लगाना पड़ेगा। इट इज दीज बॉयज, चाहे यहां पे दीज बॉयज लिखा है लेकिन ये हमेशा आपको इट के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी होगी। इट इज दीज बॉयज, तो आपको हमेशा इट के बाद सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी होती है। Now see two more sentences written here. First sentence is 10,000 rupees is a big amount and the second sentence is 10 miles is a long distance. तो आपने देखा फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ एक वर्ड लिखा है रुपीस और सेकंड सेंटेंस में एक वर्ड लिखा है माइल्स। तो दोनों ही क्या है, दोनों ही नाउन्स हैं और प्लूरल नाउन्स हैं। आप देखिए यहाँ रुपीस प्लूरल नाउन है यहाँ, और माइल्स भी क्या है, प्लूरल नाउन है। लेकिन इनके बाद अगर आप वर्ब देख रहे हैं तो लिखा है इज, यानी कि सिंगुलर वर्ब को हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, जब हम रुपीज वर्ड कह रहे हैं या फिर माइल्स वर्ड कह रहे हैं तो इनसे पहले जो है वो कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे 10 है या फिर 10,000 है, तो ये क्या है, कुछ नंबर्स है। और आपको पता है कि नाउन के बारे में ये और अधिक जानकारी दे रहे हैं, मतलब नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी कि ये एडजेक्टिव्स है। और क्योंकि ये नंबर्स हैं इसलिए हम इन्हें कह देते हैं न्यूमेरिक एडजेक्टिव्स है। तो अगर आपको कहीं ऐसा मिलता है कि प्लूरल नाउन से पहले कुछ न्यूमेरिक एडजेक्टिव्स मिलते हैं तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो किसी डेफिनेट अमाउंट की बात कर रहे हैं, किसी डेफिनेट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं या फिर किसी डेफिनेट वेट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, वेट है या अमाउंट है, और हम उसके बाद हमेशा क्या यूज करते हैं, हम यहां सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। Let us understand one more interesting concept through these two sentences. And the first sentence written here is, I who am a teacher teach here. And the second sentence, the chairs which are lying here are new. आपने देखा यहाँ दो वर्ड्स का यूज किया मैंने, हु एंड विच, जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो आपने देखा ये हु और ये है यहाँ विच, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि मैंने यहाँ हु वर्ड को किसके लिए यूज किया है, आई के लिए, और यहाँ विच वर्ड को यूज किया है चेयर्स के लिए। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये जो वर्ड्स हैं इन्हें हम कहते हैं एंटीसीडेंट्स। इन्हें क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट्स। और जो वर्ब हम यूज करेंगे वो वर्ब यूज होती है अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट्स। तो यहाँ एंटीसीडेंट्स कौन है, आई, एंड यहाँ कौन है, चेयर्स। तो इनके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ वर्ब को यूज करते हैं, आई हु एम अ टीचर एंड द चेयर्स विच आर लाइंग हियर। तो आपको कॉन्सेप्ट ये समझ आया होगा कि एंटीसीडेंट्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वर्ब्स को यूज करते हैं। और आपको बहुत से प्रोनाउंस मिल सकते हैं, हु मिल सकता है, विच है, दैट है, हुज है, और आपको ये भी पता है कि इन प्रोनाउंस को मैं जिनके लिए यूज करता हूं वो क्या होते हैं, वो एंटीसीडेंट्स होते हैं। जैसे इस हु को हमने आई के लिए यूज किया है, आई यहाँ एंटीसीडेंट है, और यहाँ विच वर्ड को मैंने चेयर्स के लिए यूज किया है, तो चेयर्स वर्ड क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया। और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वर्ब्स को यूज करते हैं। हम आगे बढ़े और कुछ और कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। ये देखिए आप लिखा है, आई विश आई वर अ बर्ड, इफ आई वर यू आई वुड
डू इट। तो आप देखें यहाँ इफ़ है, एज इफ़ है, एज दो है, आई विश है, तो इनके बाद हमने ये वर्ड का यूज़ किया है, इस वर्ब का यूज़ किया है, वर का। तो जनरली जब हम इमेजिन करते हैं, किसी भी चीज़ के होने का इमेजिन करते हैं, देन वी यूज़ द वर्ड वर हियर। जैसे इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। तो जनरली आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ भी आप इमेजिन करते हो, आप इमेजिन करते हो इफ़ आई डैश अ टीचर, तो आप एक कुछ आपकी इमेजिनेशन है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इफ़ आई वर अ टीचर। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, तो आप क्या लिखते हैं, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर। तो जनरली आपसे क्वेश्चन जो है ये वर्ड से रिलेटेड पूछा जाता है। और कुछ वर्ड्स यहाँ लिखे हैं, इफ़ है, इफ़ है, एज दो है, आई विश है। इससे हम क्या करते हैं, हम किसी भी इंसिडेंट को इमेजिन करते हैं, या किसी भी चीज़ के होने की जो है वो एक इमेजिनेशन हमारी होती है, कल्पना हम किसी चीज़ की करते हैं। नेक्स्ट आप देखें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ लिखा है, नॉट शी बट हर फ्रेंड्स आर गिल्टी, शी एंड नॉट हर फ्रेंड्स इज गिल्टी। देखिए यहाँ नॉट वर्ड का यूज हुआ है और इधर भी नॉट वर्ड का यूज हुआ है। तो हमें क्या समझना है कि जो सब्जेक्ट नॉट के साथ है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज नहीं करना। जो सब्जेक्ट नॉट के साथ है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज नहीं करना है। देखिए ये लिखा है नॉट शी, तो आप समझ जाइए कि शी के अकॉर्डिंग तो हमें यहाँ वर्ब को यूज नहीं करना। देखिए आप सेंटेंस को, नॉट शी बट हर फ्रेंड्स आर गिल्टी, तो हमने किसके अकॉर्डिंग किया, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हमने वर्ब को यूज किया। यहाँ लिखा है शी एंड नॉट हर फ्रेंड्स, ये अब जो है नॉट के साथ क्या हमने कनेक्ट कर दिया है, हर फ्रेंड्स को। तो इसका मतलब अब मैं इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज नहीं करूंगा, मैं इस शी के अकॉर्डिंग जो है वर्ब को यूज करूंगा। और यहां इसीलिए हमने इज का यूज किया है, शी एंड नॉट हर फ्रेंड्स इज गिल्टी। आपको समझ आया होगा। अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं और क्या होता है कि नॉट के साथ जो सब्जेक्ट यूज किया है हमने, उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज नहीं होगी, जो दूसरा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज करते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अवर ओनली गाइड वॉज स्टार्स। तो आप हो सकता है आप ये समझो कि यहाँ स्टार्स लिखा है तो यहाँ वर होना चाहिए था, अवर ओनली गाइड वर स्टार्स होना चाहिए। जब आप लिखने बैठते हैं, अगर आप सोचने लगे तो आप सोचेंगे कि मैं वोज का यूज करूं या वर का यूज करूं। तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ जो सब्जेक्ट है वो क्या है, अवर ओनली गाइड जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। और यहाँ पे स्टार्स जो है, वो स्टार वर्ड जो है वो सब्जेक्ट नहीं है। और हम किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। तो हम जो वर्ब यूज करते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है, और हमारा सब्जेक्ट तो अवर ओनली गाइड है। ये तो यहाँ पे सपोज कि मैं इस वर्ड को यहाँ नहीं लिखता हूं, अवर ओनली गाइड वोज, क्या सेंटेंस कंप्लीट है? नहीं है। तो वी नीड वन वर्ड टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, और वो वर्ड क्या है, यहां स्टार्स है। तो स्टार्स क्या कर रहा है, इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। इसलिए ये स्टार वर्ड जो है वो क्या है, यहां कॉम्प्लीमेंट है। तो ये यहां कॉम्प्लीमेंट है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारी वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो नहीं होगी। तो हम यहां लिखेंगे अवर ओनली गाइड वोज स्टार्स। लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। और ये सेंटेंस यहां लिखा है, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। यहां आप वर्ड देख रहे हैं रिच, तो यहां पे रिच जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव क्या होता है आपको पता है, जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उनके बारे में और जो है इंफॉर्मेशन देता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। रिच एडजेक्टिव है, या फिर पुअर है, या स्ट्रॉन्ग है, सिक है, ये सब क्या है, ये सब एडजेक्टिव्स है। और अगर मैं एडजेक्टिव से पहले द का यूज करता हूं तो मैं एक नाउन फ्रेज बना देता हूं उसे, और वो जो नाउन फ्रेज होता है वो हमेशा
प्लूरल नाउन फ्रेज होता है, मतलब वो प्लूरल बन जाता है। तो द रिच यहाँ जो है वो रिच पीपल बन गए। द पुअर अगर मैं कहूँगा तो पुअर पीपल बन जाएंगे। द स्ट्रोंग में अगर कहूँगा तो स्ट्रोंग पीपल बन जाएंगे। इसीलिए यहाँ लिखा है द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, बिकॉज हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द रिच पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट रिच पीपल, और इसीलिए हमने यहाँ यूज़ किया है आर। अगर मैं कहूँ द पुअर आर ऑनेस्ट, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? द पुअर आर ऑनेस्ट, द पुअर आर ऑनेस्ट। द स्ट्रॉन्ग वर डिफीटेड, द स्ट्रॉन्ग वर डिफीटेड क्यों लिखा? क्योंकि मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग लोगों की बात कर रहा हूँ। तो जब कभी भी एडजेक्टिव से पहले आप द का यूज़ करते हैं, इट मीन्स मैं उसे एक नाउन फ्रेज बना देता हूँ, और वो हमेशा कैसा होगा? वो हमेशा प्लूरल होगा, और उसके बाद जो वर्ब लगेगी वो कैसी होगी? प्लूरल वर्ब होगी। कुछ और कॉन्सेप्ट्स को हम समझते हैं। यहाँ लिखा है द कमेटी वॉज फॉर्म्ड एंड द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो आपने देखा यहाँ कमेटी वर्ड है और हमने यहाँ वॉज यूज़ किया है, और यहाँ कमेटी है, हमने यहाँ वर यूज़ किया है। तो आप लोग कलेक्टिव नाउन्स के बारे में जानते होंगे। जो ग्रुप ऑफ नाउन्स के बारे में बताता है उसे क्या है? हम एक कलेक्टिव नाउन कह देते हैं। जैसे हमने यहाँ कमेटी लिखा है, या फिर मैं कहूँ क्लास है, फैमिली है, आर्मी है, ये सब क्या है? ये कलेक्टिव नाउन्स है जो एक ग्रुप की बात करते हैं। तो यहाँ कमेटी जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ की है, और यहाँ कमेटी को हमने प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया है। जब कोई भी कलेक्टिव नाउन जो है, कलेक्टिव नाउन एक यूनिट की बात करता है, तब क्या होता है? वो सिंगुलर होता है। लेकिन अगर कोई कलेक्टिव नाउन जो है वो उसके मेंबर्स की बात करने लग जाता है, तब वो क्या हो जाती है? वो प्लूरल नाउन के रूप में यूज़ होती है। यहाँ मैं कहता हूँ द कमेटी वॉज फॉर्म्ड, तो मैं एक यूनिट की तरह इसमें बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं कहता हूँ द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो आई वॉन्ट टू से कि जो कमेटी के अलग अलग मेंबर्स थे वो क्या थे? डिवाइडेड थे। तो आपने देखा यहाँ, एक तो आपको पता कहाँ से चल रहा है? इस देयर वर्ड से पता चल गया कि ये यहाँ प्लूरल हो गई है। तो यहाँ हमने लिखा द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो यहाँ पे हमने वर का यूज़ किया और यहाँ वोज का। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है जब हम एक यूनिट के रूप में बात करते हैं, लेकिन जब हम मेंबर्स के रूप में अलग अलग रूप में बात करने लग जाते हैं तब वो क्या हो जाती है? वो प्लूरल हो जाती है, और प्लूरल वर्ब का यूज़ हम करते हैं, जो सेकंड सेंटेंस में आप देख सकते हैं, द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। इसी तरीके से ये कुछ कलेक्टिव नाउन्स है। ऑडियंस है, टीम है, क्लास है, फैमिली है, जूरी है। अगर मैं कहूँ द फैमिली वॉज हैप्पी, तो मैं यहाँ एक यूनिट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ द फैमिली वर लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेशन, तो यहाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं फैमिली मेम्बर्स की अलग अलग बात कर रहा हूँ, तो कहूँगा द फैमिली वर लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेशन। तो आप देखिए कि जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करते हैं और वो प्लूरल वर्ब्स भी यूज़ करते हैं, एंड इट डिपेंड्स कि वो किस तरीके से यूज़ हो रही है। यहाँ लिखा है द पुलिस आर चेजिंग द थीफ, तो ये पुलिस वर्ड जो है वो क्या है? वो हमेशा हम प्लूरल ही यूज़ करते हैं। तो पुलिस वर्ड जो है, नाउन जो है, वो प्लूरल नाउन होता है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब को हम यूज़ करेंगे, द पुलिस आर चेजिंग द थीफ। हाँ, अगर आप सिंगुलर यूज़ करना चाहते हो तो हम पुलिस मैन लिख देते हैं, वो क्या हो जाएगा? वो सिंगुलर नाउन हो जाता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। लेकिन पुलिस वर्ड जो है वो क्या है? वो प्लूरल है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब को हम यूज़ करते हैं। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे थोड़ा आप ध्यान से देख लें। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ कहीं भी एस और एस नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये प्लूरल है। आपने देखा पीपल है, जेंट्री है, पेजेंट्री है, या कैटल है, पुलिस है, बैक्टीरिया है, डेटा है, पोल्ट्री है, नोबिलिटी है, देन इलेक्ट्रेट है, एंड देन वर्मिन है। ये सभी वर्ड्स जो हैं वो हमेशा क्या है? ये प्लूरल वर्ब्स का ही यूज़ करेंगे, ये प्लूरल नाउन्स ही होते हैं। कहीं भी एस और एस नहीं लिखा है इसमें, लेकिन ये क्या है? ये प्लूरल नाउन्स हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ हम
करते हैं। थोड़ा ध्यान से इन्हें आप देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, ये लिखा है माई ट्राउजर्स आर लूज, माई ट्राउजर्स आर लूज। ट्राउजर्स हैं, स्पेक्टिकल्स हैं या फिर गोगल्स हैं, ये वर्ड्स जो होते हैं वो क्या है, ये हमेशा प्लूरल ही होते हैं। आप देखो यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ये भी प्लूरल वर्ड्स होते हैं। पैंट्स है, ट्रैपिंग्स हैं, स्पेक्टिकल्स है, आपने देखा ये बिनोक्यूलर्स हैं, देन पायजामाज है, शॉर्ट्स है, शियर्स है, देन टोंग्स हैं एंड गोगल्स हैं, दे आर ऑल प्लूरल। तो ये प्लूरल नाउन्स हैं और इनके बाद भी हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब को यूज़ करेंगे। यू कैन सी ऑल दीज वर्ड्स केयरफुली। हम आगे बढ़े और ये देखते हैं द न्यूज़ इज नॉट ट्रू। ज़रूरी नहीं होता है कि अगर एस कहीं ऐड हो गया है तो वो प्लूरल बन गया। जैसे हमने लिखा है द न्यूज़ इज नॉट ट्रू, यहाँ पे न्यूज़ वर्ड है तो हम थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा कहीं धोखा खा सकते हैं कि ये एस लगा है, इसका मतलब क्या है, ये प्लूरल नाउन है। नहीं, ये प्लूरल नाउन नहीं है, ये सिंगुलर नाउन है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हम देख लेते हैं जिनके लास्ट में, एंड में जो है वो एस लगा हुआ है, लेकिन वो प्लूरल नाउन नहीं है, वो सिंगुलर नाउन है। ये यहाँ आप कुछ वर्ड्स देख सकते हैं जिनके स्पेलिंग्स के एंड में एस है, लेकिन इस एस लगने से वो प्लूरल नहीं हो जाते हैं, वो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। जैसे आप कुछ वर्ड्स यहाँ देख पा रहे हैं, मैथमेटिक्स है, इनिंग्स, रिकेट्स, मॉम्प्स, न्यूज़, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, मीजल्स, फोनेटिक्स, एथिक्स, बिलियर्ड्स, स्टैटिस्टिक्स, डार्ट्स एंड ड्राफ्ट्स। तो ये कुछ गेम्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं और कुछ डिजीजेज हैं, उनके यहाँ नेम्स जो है वो लिखे गए हैं। लेकिन ये एस से एंड होने के बावजूद भी सिंगुलर है, ये प्लूरल नाउन्स नहीं है। जैसे मैं एक सेंटेंस कहता हूँ कि मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो हमने मैथमेटिक्स के साथ यूज किया है इस वर्ब का, क्योंकि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है और ये एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने लिखा मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बिलियर्ड्स इज अ वंडरफुल गेम, तो बिलियर्ड्स इज अ वंडरफुल गेम। मीजल्स इज अ डिजीज। तो आपने देखा कि हमने इन सभी सेंटेंसेस में सिंगुलर वर्ब को यूज किया है। तो आपको कुछ ऐसे यहाँ वर्ड्स मिलेंगे जिनके एंड में, जिनके स्पेलिंग के एंड में एस दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो होते हैं सिंगुलर। हाँ, अगर मैं मैथमेटिक्स को अगर मैं प्लूरल बनाना चाहता हूँ तो बना भी सकता हूँ। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मैं कहता हूँ हिज मैथमेटिक्स आर परफेक्ट, तो हिज मैथमेटिक्स का यहाँ मतलब, अब मैथमेटिक्स जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ मैथमेटिक्स का मतलब है कैलकुलेशंस, तो हम कहेंगे हिज मैथमेटिक्स आर परफेक्ट। तो मैथमेटिक्स अगर हम सब्जेक्ट के रूप में बात कर रहे हैं तो वो सिंगुलर है, अगर मैं कैलकुलेशंस के रूप में बात कर रहा हूँ तो वो प्लूरल हो जाती है। तो हिज मैथमेटिक्स आर परफेक्ट कहेंगे और मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कहेंगे। आई होप आपको ये सब बातें अच्छे से समझ आई होगी। आपने इससे पहले पार्ट 1 किया था और ये पार्ट 2 था, तो बहुत से रूल्स हमने किए जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और इसके बाद हम करने वाले हैं एमसीक्यूज़ के 2 और पार्ट्स, जिससे आप अपना फीडबैक अच्छे से ले पाएंगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं वो इसे अच्छे से देख पाए और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे।